नमस्कार दोस्तों। तो आज है 11 सितंबर 2023, दिन है सोमवार। और आज का टॉपिक रहेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये डिस्कस करेंगे। तो ये हाईएस्ट जुडिशल कोर्ट होती है इंडिया की, और फाइनल कोर्ट है। इसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं है जिसमें अपील की जा सकती है, ये संविधान ने बता रखा। और हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, संविधान के अनुसार भी हाईएस्ट संवैधानिक कोर्ट है। और इसमें क्या है, जुडिशल रिव्यू की पावर होती है, इसके बारे में जानेंगे। ये आपकी सुप्रीम कोर्ट है। यह है मोस्ट सीनियर कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट एंड हैज़ द पावर ऑफ जुडिशल रिव्यू। इसमें क्या है, मैक्सिमम 34 जजेज हैं प्रेजेंट में, और मोस्ट पावरफुल पब्लिक इंस्टीट्यूशन है इंडिया का। और इंडिया एक फेडरल स्टेट है, और सिंगल यूनिफाइड जुडिशल सिस्टम है हमारे यहाँ पे। इसकी हायरार्की है, इसमें है सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट है, उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं। ठीक है, हिस्ट्री देख लेते हैं। सबसे पहला जो कोर्ट हुआ था 1773 में स्थापित हुआ था। कहाँ पे? कलकत्ता में। उसके बाद दो कोर्ट स्थापित किए गए थे किंग जॉर्ज III के द्वारा 1800 और 1823 में, एक मद्रास में, एक बम्बई में। ठीक है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन देखते हैं। भाग 5 और चैप्टर 6 में, चैप्टर 6 है द यूनियन जुडिशरी और भाग 5 है द यूनियन। तो भाग 5 में 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट का क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, जुडिडिक्शन, पावर एंड प्रोसीजर, ये सब सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ है। ओरिजिनली 124 के 1 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिला के 8 जजेस इसमें बताए थे ओरिजिनली। ठीक है, इसमें पावर होते हैं, क्या होती हैं, ओरिजिनल जुरिडिक्शन की वो है एपेलेट जुरिडिक्शन और एडवाइजरी जुरिडिक्शन। बाकी बहुत सारी पावर होते हैं, लेकिन मेन सुप्रीम कोर्ट इनके लिए जाना जाता है। अब देखिए हायरार्की, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस, फिर सबऑर्डिनेट जज क्लास 1, सबऑर्डिनेट जज क्लास 2, कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज फॉर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, मुंसिफ कोर्ट ऑफ सब जजेस क्लास 3rd क्लास हो गए। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के नंबर ऑफ जज 2019 में बढ़ाकर 31 से 34 कर दिए गए थे। तो 19 से पहले अगर देखें तो इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहले 30 जज और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। इस समय पे वर्तमान में 33 जज और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो ओरिजिनली मैंने बताया 8 जजेस थे इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अब सीट बताते हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि दिल्ली सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन ये भी अथोराइज करता है CJI को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, कि अदर प्लेसेस को भी ये सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बना सकते हैं टेम्परेरीली। तो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट मतलब कि सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो लखनऊ में बैठ के सुनवाई कर सकते हैं, और उसको एज ए सुप्रीम कोर्ट माना जाएगा अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये चाहें तो। ठीक है, अब अपॉइंटमेंट देख लेते हैं, जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। तो प्रेसिडेंट, हमारे जो देश के राष्ट्रपति हैं, वो अपॉइंटमेंट करते हैं जजेस को सुप्रीम कोर्ट के। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या है, राष्ट्रपति द्वारा किसकी सलाह पर अपॉइंट किए जाते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज उनको ठीक लगे, उनकी सलाह लेते हैं, और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट कर देते हैं। और फिर बाकी जजेस की अपॉइंटमेंट क्या करते हैं, प्रेसिडेंट ही करते हैं। बाकी सब जजेस का भी, चाहे हाई कोर्ट के हों चाहे सुप्रीम कोर्ट के हों, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन के बाद बाकी जजेस का अपॉइंटमेंट करते हैं। तो क्या था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में बात कर देते हैं। 1950 से 1973 तक एक प्रैक्टिस थी, जो कि मतलब संविधान में नहीं थी, एक चला आ रहा था कि जो भी सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उनको हमारे राष्ट्रपति जी एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त कर देंगे। लेकिन ये क्या था, 1973 में वायलेट हुआ जब AN रे को बना दिया गया। टॉप सीनियर मोस्ट जो 3 जज थे उनको सुपरसेड कर दिया गया, उनको सरपास कर दिया गया, और AN रे को बना दिया गया। उसके बाद दोबारा 1977 में MU बैग, इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया, और सीनियर जज को इग्नोर कर दिया गया। तो फिर क्या हुआ, ये
जो गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कर रही थी, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में इसका संज्ञान लिया और बता दिया कि भैया सीनियर मोस्ट जज को ही सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जा सकता है। तो 1993 में फाइनल हो गया कि किसी को भी उठाया, मतलब पहले जो सीनियर मोस्ट है उनको इग्नोर कर दिया, दूसरे को। तो राजनीतिक ये इंटरवेंशन होने लगा था 1973 में। आप देखेंगे 1977 में, आप देखिए ये सब। 1977 आपको पता है इमरजेंसी का मामला था। तो जो अगर इंटरफेरेंस पार्लियामेंट देख रही है कि ये जज हमारे हिसाब से डिसीजन नहीं देंगे, फिर दूसरे से पूछा, तीसरे जिससे डील हुई उनको चीफ जस्टिस बना दिया, उन्होंने गवर्नमेंट के हिसाब से फैसले दिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने देखा फिर कोई मतलब इसका कोई मीनिंग ही नहीं बचेगा। लोगों का जो भरोसा है ना कि इंडिपेंडेंट है और अगर सिस्टम पे अगर कोई कंट्रोल कर रहा है वो सुप्रीम कोर्ट है और इनको किसी का डर नहीं रहता, किसी को फेवर नहीं करते, वो चीज़ दिखनी ख़त्म हो गई थी लोगों को। तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई जो सीनियर मोस्ट होंगे उन्हीं को अपॉइंटमेंट किया जाएगा, पार्लियामेंट इसमें इंटरफेयर ना करे। और आज तक भी फिर इंटरफेयर नहीं हुई है। 2014 में प्रयास हुआ था, वो देखेंगे आगे। क्वालिफिकेशन क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए। और उन्होंने क्या है, जज रहे हों हाई कोर्ट में 5 साल तक, और 10 साल तक किसी भी हाई कोर्ट में वकील रहे हों, और ही शुड बी ए डिस्टिंग्विश जूरिस्ट इन ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। और राष्ट्रपति को लगे कि हाँ ये इस लायक हैं कि मैं इनको जज अपॉइंट कर दूं, ठीक है। हैज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम एज, कोई भी मिनिमम एज संविधान में नहीं लिखी गई है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए। अब टेन्योर देख लेते हैं। हमारे संविधान ने कोई टेन्योर डिसाइड नहीं किया, फिक्स टेन्योर के हाँ इतने साल तक रहेंगे, लेकिन 3 प्रोविज़न है कि वो जब तक 65 साल की एज अटेंड करेंगे तब तक वो जज बने रहेंगे, और वो अगर चाहें तो राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं, और पार्लियामेंट के द्वारा उनको इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू हटा दिया जा सकता है। और हमारे लिए गौरव की बात है, आज तक 1-2 बार प्रयास किया गया है, लेकिन उस प्रयास में भी सफलता नहीं मिली है। आज तक कोई भी जज हमारे हटाए नहीं गए हैं पार्लियामेंट के थ्रू। तो इससे और भी ज़्यादा एक भरोसा उसमें इनकलकेट होकर आता है कि भैया सुप्रीम कोर्ट बहुत ही अच्छी एक संविधान ने फैसिलिटी दी है जिसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, ठीक है। अब रिमूवल देखते हैं कैसे कैसे होता है। तो ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाई एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति जी हटा सकते हैं। और या क्या है इसे कहेंगे, राष्ट्रपति जी हमारे क्या है रिमूवल ऑर्डर सिर्फ दे सकते हैं आफ्टर एन एड्रेस बाय पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में इतना आसान नहीं है, पूरी एक स्पेशल मेजोरिटी से इनका जो इम्पीचमेंट मामला है वो पास होना चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी आप जानते हैं कि जितने भी मेंबर पार्लियामेंट के हैं, जैसे कि अगर मुद्दा लोकसभा में उठाया तो लोकसभा के जो मेंबर हैं तो उन सभी मेंबर के बहुमत होना चाहिए, और जो प्रेजेंट हैं हाउस के अंदर उनका 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो वोट कर सकते हैं और वहाँ पे उपस्थित हैं। अगर उन्होंने ये प्रस्ताव पास कर दिया कि ये जज साहब हटने चाहिए, तब फिर दूसरे उसमें जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा में मुद्दा उठाया तो वो राज्यसभा से पास होकर लोकसभा में आएगा। और इसके ग्राउंड सिर्फ 2 होते हैं। अगर मिसबिहेवियर साबित हो गया या इनकैपेसिटी कि भैया ये नहीं चला पाएंगे अपने पद को, सिर्फ ये 2 ग्राउंड, उसके बाद प्रेसिडेंट इसको अप्रूव करेंगे और उसके बाद जज साहब को हटा दिया जाएगा। तो जज इंक्वायरी एक्ट 1968 इसमें ये बताया गया है जो प्रोसीजर है रिलेटिंग टू द रिमूवल ऑफ ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। तो महाभियोग लगाया जाता है पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो जज साहब को हटा दिया जाएगा। ग्राउंड्स 2 ही रहेंगे, या तो मिसबिहेवियर वो भी साबित कर दें तब, और या फिर वो। तो आज तक का हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य वाली बात है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और सुप्रीम कोर्ट के जज बहुत ही मैच्योर होते हैं, और वो कोई भी फैसला ऐसा लेते हैं कि 20 साल बाद लोग कैसे देखेंगे इस फैसले को, इस पे फ्यूचर में किसी भी फैसले पे कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उस हिसाब से। तो आज तक कोई भी जज को, एक बार ट्राई किया था वी रामास्वामी 1991 में, और फिर दीपक मिश्रा, इनको ट्राई करा था 2017-18 में पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट के द्वारा, लेकिन ये
वो इम्पीचमेंट जीत नहीं पाया था, पार्लियामेंट में फेल हो गया था। तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। इससे क्या है, एक जो इंडिपेंडेंस बॉडी है ना, उस पर और ज़्यादा भरोसा जगता है कि भाई इनको कोई टच नहीं कर सकता, ये किसी के भी डर में, किसी के भी फेवर में फैसला नहीं देंगे, क्योंकि इनको कोई आसानी से हटा नहीं सकता। तो एक्टिंग चीफ जस्टिस देख लेते हैं क्या होते हैं। अगर चीफ जस्टिस का ऑफिस खाली है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में प्रेसिडेंट एक एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टेम्परेली एब्सेंट हैं, या उनका ऑफिस खाली है, या वो अनेबल हैं अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने में, इन तीन केसेस में एक एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति कर देते हैं हमारे राष्ट्रपति जी। और एड हॉक जज बात कर लेते हैं। हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, अगर कोरम पूरा ना हो रहा हो जजेस का हमारे सुप्रीम कोर्ट में, तो वो क्या करेंगे, किसी भी हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट कर लेंगे, एक एड हॉक जज की नियुक्ति कर देंगे, और उसके अपॉइंटमेंट से पहले वो क्या करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट, मतलब माना कि यूपी के हाई कोर्ट से एक जस्टिस हैं, एक उनको जज बनाना है, तो पहले यूपी के जो चीफ जस्टिस हैं यूपी हाई कोर्ट के, उनसे इस बारे में सलाह करेंगे, और इस बारे में पहले से ही अनुमति ले लेंगे राष्ट्रपति जी से कि भैया हमारा कोरम पूरा नहीं हो रहा और हमें एक जज की नियुक्ति करनी है। ठीक है, तो ऐसे करके सीजीआई नियुक्ति कर लेंगे, और जिसकी भी नियुक्ति की जाएगी वो क्वालिफाई होना चाहिए। तो ये तो सब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो पहले से ही देख लेते हैं कि किसको अपॉइंट करना है। तो और जिसको अपॉइंटमेंट कर दिया, तो सपोज कि हाई कोर्ट के किसी को जज को उठा लिया, माना कि पंजाब हाई कोर्ट के को उठा लिया, तो वो पंजाब की ड्यूटीज़ नहीं देखेंगे जब तक यहाँ पे उनका अपॉइंटमेंट, ये टेम्पररी अपॉइंटमेंट होता है एड हॉक जज, जब तक यहाँ पे अपॉइंटमेंट है तब तक ये पहले सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटीज़ देखेंगे, ना कि वहाँ की देखेंगे। ठीक है, अब रिटायर्ड जज देख लेते हैं। किसी भी समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन रिक्वेस्ट रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और रिटायर्ड जज ऑफ ए हाई कोर्ट हु इज़ ड्यूली क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो कि क्वालिफाइड है। ये सुप्रीम कोर्ट के टेम्परेरी पीरियड के लिए जज नियुक्त किए जा सकते हैं, बशर्ते कि इसमें एक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति होनी चाहिए, और जिस रिटायर्ड जज को अपॉइंट करना है उनकी भी सहमति होनी चाहिए। अब देख लें नियुक्ति के लिए कोलिजियम सिस्टम, सब जानते होंगे कोलिजियम सिस्टम क्या है, डिस्कस कर लेते हैं। तो 3 जजेस केस सभी बताऊंगा, फर्स्ट जज, सेकंड जज, 3 जजेस केस में ये 1998 में हो गया था कि उनके लिए ट्रांसफ़र और नियुक्ति के लिए एक कोलिजियम होगा। ठीक है, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये दोनों के जजेस के नियुक्ति और ट्रांसफ़र देखेगा। ठीक है, और इसका संविधान में कोई भी मेंशन नहीं है कोलिजियम के बारे में। ये सुप्रीम कोर्ट क्योंकि अपना रूल खुद बना सकती है, तो उन्होंने देख लेते हैं कैसे कैसे रहा। 1982 में ये क्या कहा था कि जो राष्ट्रपति सलाह लेंगे नियुक्ति करने के लिए, वो उसका मतलब ये नहीं है कि सलाह दे दी तो वही फाइनल हो गई। ठीक है, ये क्या है, एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ है, बाकी राष्ट्रपति जाने कि किसको नियुक्त करना है। फिर उसके बाद सेकंड जज केस आया 1993 में, कोर्ट ने अपने प्रीवियस जो जजमेंट था उसको रिवर्स कर दिया, और उन्होंने बताया जो कि सलाह ली जा रही है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह ली जा रही है, या फिर बाकी जजेस से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करने के लिए सलाह दी जा रही है, तो वो भैया उसका मीनिंग कॉन्करेंस है, ना कि सलाह है। वो एक सहमति है कि हाँ जी इसको अपॉइंटमेंट कर दो। फिर आया थर्ड जज केस। थर्ड जज केस में इन्होंने बताया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिक्वायर्स कंसल्टेंसी ऑफ प्लूरैलिटी जजेस, तो इन्होंने बना दिया कि 4 जजेस का एक कॉलेजियम होगा, और अगर वो भी टॉप मोस्ट, जो कि टॉप सीनियर होंगे, सीनियरिटी जिनकी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से जो सीनियर होंगे, वो भी सुप्रीम कोर्ट के। तो किसी भी जज को अपॉइंट करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी, उसके बाद उस कॉलेजियम से वो प्रपोजल देना होगा, कॉलेजियम देखेगा, और अगर उसमें 2+1 मतलब मेजोरिटी के साथ वो अगर पास कर दिया उन्होंने, तब एक जज की नियुक्ति की जा सकती है, तब सरकार को भेजेंगे, सरकार जज की नियुक्ति करेगी। ठीक है, तो क्या था, 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 2014, ये 24 गलत लिख गया। इसमें बनाया था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, NJAC एक्ट ऑफ 2014,
जिसमें कुछ राजनीतिक इंटरवेंशन था कि अपोजिशन के नेता रहेंगे और एक होम मिनिस्टर रहेंगे, इस टाइप से कुछ था। तो ये कमीशन बना दिया था जज को नियुक्त करने के लिए। तो 1 साल तक सुप्रीम कोर्ट ने इसको डीप स्टडी किया और उसके बाद देखा कि भैया यहाँ तो पार्लियामेंट का इंटरवेंशन हो रहा है, तो लोगों का भरोसा कैसे रहेगा। लोग वैसे ही सरकारी तंत्र से बहुत परेशान रहते हैं, और अगर ये हो गया फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो ये 99वां संविधान संशोधन था, इसको असंवैधानिक करार दे दिया, इसको ख़त्म कर दिया। ठीक है। और जो वापस पहला जो कॉलेजियम था, जो कि 3 जजेस केस 1998 में हो गया था, उसको क्या कर दिया, उसको वापस ऑपरेटिव बना दिया। इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट इन द 4 जज केस 2015, अब इसको जो इस समय चल रहा है उसको 4 जज केस बोलेंगे। कि एनजेएसी क्या है, हमारी जो स्वतंत्र एक बॉडी है सुप्रीम कोर्ट, उसको भैया इफेक्ट करेगा। और फिर सोल ओपिनियन ऑफ सीजीआई डज नॉट कंस्टिट्यूट द कंसल्टेशन प्रोसेस, ही शुड कंसल्ट ए कॉलेजियम ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जज ऑफ। तो बता दिया सीजीआई के अकेले की सलाह काम नहीं करेगी, इसमें उनको 4 जो सीनियर मोस्ट जज हैं उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा। और अगर 2 जज ने भी मना कर दिया कि ये आदमी जज बनने के लायक नहीं है, तो फिर उसके बाद उसको आगे रिकमेंडेशन नहीं किया जाएगा गवर्नमेंट को। तो 4 में से कम 3 ये कह दे कि हाँ जी इसको अपॉइंटमेंट कर दो, तभी अपॉइंटमेंट हो पाएगा। ओथ एंड अफर्मेशन है, तो भैया ऑफिस अटेंड करने से पहले सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो शपथ लेते हैं। शपथ क्या लेते हैं कि वो संविधान के प्रति बहुत ही ईमानदार रहेंगे और भारत की संप्रभुता और भारत की इंटीग्रिटी के प्रति वो समर्पित रहेंगे, और सारी जो ड्यूटीज़ हैं वो किसी से डरे हुए या किसी का फेवर किए बगैर या किसी से अफेक्शन में आए बगैर, कोई भी उनके अंदर कोई बुरी भावना नहीं होगी, सारी अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करेंगे। ये इस चीज़ की शपथ ली जाती है। अब प्रोसीजर देख लेते हैं। भैया ये सुप्रीम कोर्ट खुद ही डिसाइड कर सकता है विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट कि कोर्ट की जो प्रैक्टिस है, जो प्रोसीजर है, वो कैसे रहेगा। खुद अपने रूल्स ये डिसाइड कर सकते हैं। और क्या है, संविधान एक राष्ट्रपति को अधिकार देते हैं आर्टिकल 143 के तहत कि एक बेंच जो कि संवैधानिक मैटर में सलाह देगी, किसको, राष्ट्रपति जी को, इसमें कम से कम 5 जज होने चाहिए। तो आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति सलाह ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। अगर संवैधानिक मामला है तो 5 जज होने चाहिए, और अगर कोई और नॉर्मल केस है तो उसमें कम से कम 3 जजेस की बेंच होनी चाहिए। वो एक राष्ट्रपति को ड्राफ्ट बना के देंगे, जो भी जिस मैटर में राष्ट्रपति जी सलाह मांगेंगे। ठीक है। अब देखते हैं इंडिपेंडेंस कैसे रहते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट एक फेडरल कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, और गारंटर है फंडामेंटल राइट्स का, सिटीजन्स का, और गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का रक्षक है। तो इसलिए इसकी क्या है, स्वतंत्र बॉडी होना बहुत ही ज़रूरी है फॉर द इफेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटीज असाइंड टू इट। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन हैड मेड द फॉलोइंग प्रोविजंस सेफगार्ड। तो भारत ये सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता के लिए क्या है कि मोड ऑफ अपॉइंटमेंट इन्हीं के हाथ में दे रखा है। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर रहेगी कि हाँ जी इतने अगर एक बार नियुक्त हो गए तो 65 साल से पहले कोई नहीं हटा सकता। और बहुत ही लेंदी प्रोसीजर हटाने का, अगर हटाना है तो उसका भी ग्राउंड सिर्फ 2 हैं, मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी, या फिर खुद रिजाइन दे। कुल मिला के सरकार नहीं हटा सकती एक बार अपॉइंट हो गए तो। फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस रहती हैं, और जो भी इनके खर्चे होते हैं वो भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। जो भी कंडक्ट है वो डिस्कस नहीं करा जाएगा कहीं भी। ठीक है। और प्रैक्टिस पर बैन लगा हुआ है, रिटायरमेंट के बाद ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते। पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, अगर कोई जज की अवमानना करता है तो उसके लिए दंड दे सकती है न्यायालय। फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ, न्यायालय अपना स्टाफ खुद अपॉइंट कर सकती है। और जुडिशन कैन नॉट बी कर्टेल, जहाँ तक भी हमारा सुप्रीम कोर्ट का दायरा है उसको कोई भी घटा नहीं सकता है। और आर्टिकल 50 सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव और सुप्रीम कोर्ट दोनों अलग अलग रहेंगे, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। जबकि जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट कर सकता है,
लेकिन एग्जीक्यूटिव सुप्रीम कोर्ट के किसी भी मामले में इंटरफेयर नहीं करेगी। एग्जीक्यूटिव आप जानते हैं कैबिनेट होती है। अब देख लेते हैं ज्यूरिडिक्शन पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ओरिजिनल 3 टाइप के हैं। तो पहला है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। इसमें क्या है, जो मामले होते हैं जिसमें सेंटर और स्टेट का झगड़ा हो, सेंटर और स्टेट का हो, या स्टेट और 2 स्टेट एक तरफ हो और सेंटर हो, या एक स्टेट हो और दूसरी तरफ 2-3 स्टेट हो, मतलब राज्यों का झगड़ा हो, ये सबको सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट देख सकता है। इसमें एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन पावर होती है सुप्रीम कोर्ट में, कि अगर सेंटर स्टेट या स्टेट स्टेट के बीच में मामला है तो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट इसको निपटाएगा और कोई भी नहीं देखेगा। इस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। अगर ये मामले हैं तो सुप्रीम कोर्ट नहीं देखेगा। देखिए इसमें एक, देखिए इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, अगर 2 राज्यों के बीच में पानी को, किसी नदी के पानी को लेकर झगड़ा है, तो उसको पार्लियामेंट देखेगी, ना कि सुप्रीम कोर्ट। ठीक, फिर उसके बाद रिट। तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर उन पे आँच आती है, कोई सिटीजन को परेशान है, तो भैया डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। वो ऐसा नहीं है कि पहले हाई कोर्ट जाए या पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाए उसके बाद अपील करे। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट सेफगार्ड करता है हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको। और रिट हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है, लेकिन यहाँ बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट आप सीधे भी जा सकते हैं, और फंडामेंटल राइट के सेफगार्ड हाई कोर्ट भी होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एपेलेट। तो अपील कहाँ करी जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट में। प्राइमरी कोर्ट है हियर अपील्स। इट एंजॉय वाइड एपेलेट जुरिडिक्शन। तो किसी भी कोर्ट की अपील सुप्रीम कोर्ट में जाके की जा सकती है। किस किस मामले में की जा सकती है? अगर मामला संवैधानिक हो, अगर मामला सिविल का हो, अगर मामला क्रिमिनल का हो, अगर मामला स्पेशल लीव का हो। ठीक है। एडवाइजरी क्या है? आर्टिकल 143 हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो सलाह ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। किस किस बात पे सलाह ले सकते हैं? कि भैया अगर कोई ऐसा कानून पर उंगली उठ रही है, कोई ऐसा फैक्ट है जिसमें पब्लिक का एक महत्वपूर्ण एरिया अफेक्ट हो रहा है नेगेटिवली, तो उस पर सलाह ले सकते हैं। या कोई ऐसा मामला आने वाला है, कुछ अराइज होने वाला है मुद्दा, तो उस पर सलाह ले सकते हैं, पहला। नंबर 2, अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट है जिसमें संविधान लिखने से पहले कोई ट्रीटी है, एग्रीमेंट है, कवेनेंट है, एंगेजमेंट, सेनाडर, और कोई अगर कोई अदर ऐसी चीज़ है जो संविधान लिखने से पहले का है, उस पर राष्ट्रपति सलाह ले सकते हैं। ठीक है। अब ये सुप्रीम कोर्ट जो है एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, जैसे मैंने बताया 1773 में ही स्थापित हुआ था एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, और विद फुल पावर आज भी है। तो ये क्या है, जो भी जजमेंट हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये रिकॉर्ड करे जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, ये लिख रहा है ना परपिचुअल, हमेशा हमेशा वो बना रहेगा। ठीक है। इसमें क्या है, ये कहीं भी इन पर सवाल नहीं किया जा सकता है व्हेन प्रोड्यूस्ड बिफोर एनी कोर्ट। आप कोर्ट तो छोड़िए, आप कहीं भी जो भी कोर्ट का कोई भी कितना ही ऐतिहासिक फैसला हो उसका रेफरेंस दे सकते हैं अगर आपका केस सिमिलर है। ठीक है। और इनको एज ए लीगल प्रेसिडेंट एंड लीगल रेफरेंस के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। और पावर टू पनिश कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अर्लियर विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट। अब बता दिया आपको, अगर कोर्ट की अवमानना होती है तो फिर कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में पनिश कर सकता है। मतलब आपने कोई प्रीवियस केस बताया, जैसे आप देखते हैं ना पुट्टा स्वामी वर्सेस फलाना राज्य है, तो अगर आपने रेफरेंस दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में ये बोला था, आप हमारे साथ ऐसे नहीं कर सकते हैं, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, और वो अगर सामने वाली बॉडी ने नहीं माना, तो ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हो गई। तो इस पर दंडित किया जा सकता है उस सामने वाली बॉडी को, अगर वो नहीं मानेंगे तो। अब जुडिशल रिव्यू देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट को क्या है, जुडिशल रिव्यू की पावर है, और ये सेंटर स्टेट दोनों द्वारा बनाए गए जो भी कानून हैं उनकी समीक्षा कर सकते हैं। और ये अगर सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून को देखता है कि ये संविधान का वायोलेशन कर रहा है, संविधान का उल्लंघन कर रहा है और पब्लिक वेलफेयर से अगेंस्ट में जा रहा है, तो भैया इसको एक इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा, और फिर गवर्नमेंट इसको लागू नहीं कर सकती है, कोई भी अगर उन्होंने कानून बनाया है। तो ये था हमारा बेसिक सुप्रीम कोर्ट। अब आर्टिकल जान लेते हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है जानने। आर्टिकल 124 देखिए, 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना है। उसके बाद 125 में सैलरीज ऑफ जजेज हैं। उसके बाद आप देखिए 126 में अपॉइंटमेंट है एक्टिंग जजेस का। उसके बाद आप देखिए
127 में अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस है। फिर 128 में आप देखिए अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जज एंड सिटिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। 129 में सुप्रीम कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, आपको बताया अभी, कोई भी रिकॉर्ड है आजीवन तक चलेगा और लीगल माना जाएगा। 130 में सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो फिलहाल दिल्ली है, अगर सीजीआई चाहिए तो सीट को कहीं भी बिठा सकते हैं टेम्परेरी पीरियड के लिए। 131 में ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। और उसके बाद 132 में एपेलेट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, ऊपर बताया आपको मैंने। 133 में एपेलेट जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट है। इसमें देखो 32 में है सर्टेन केसेस के लिए, 33 में है सिविल मैटर्स के लिए, 134 में है क्रिमिनल मैटर्स के लिए। 134A में अगर सुप्रीम कोर्ट के लिए एक सर्टिफिकेट दे हाई कोर्ट के, जाइए सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं। 135 में है फेडरल कोर्ट अंडर एग्जिस्टिंग लॉ टू बी एक्सरसाइजेबल बाय द सुप्रीम कोर्ट। 136 में है स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट। 137 में रिव्यू ऑफ जजमेंट ऑफ ऑर्डर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट अपने ही ऑर्डर्स को रिव्यू कर सकती है और उन्हें पलट सकती है। पब्लिक के वेलफेयर में सुप्रीम कोर्ट अपने ही ऑर्डर को पलट सकती है अगर उन्हें लगता है कि पिछला ऑर्डर पब्लिक के भले में आड़े आ रहा है, कुछ व्यवधान उत्पन्न कर रहा है, तो अपने ही ऑर्डर को पलट के एक ऐसा ऑर्डर पास कर देंगे जिसमें बहुत भारत की जनता का भला हो रहा होगा। ठीक है। 138 में है एनलार्जमेंट ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 129 में है कन्फर्मेंट ऑन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पावर्स टू इशू सर्टेन रिट्स। 139 का ये ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस, कि हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र कर दो दूसरे हाई कोर्ट में, ये वहाँ का मुद्दा नहीं है, या नीचे वाली कोर्ट से हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दो। तो 139A में सुप्रीम कोर्ट किसी को भी रिट जारी कर सकता है भैया, कि भैया हाई कोर्ट से हमें ट्रांसफ़र करो। 140 एंसिलरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 141 लॉ डिक्लेयर बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। 142 इन्फॉर्मेशन ऑफ डिक्री और ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर्स टू डिस्कवरी। 143 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। 144 सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटी टू एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 145 रूल ऑफ कोर्ट। 144A स्पेशल प्रोविजंस, ये सब खत्म कर दिया गया 144 से। 146 ऑफिसर्स एंड सर्विस एंड एक्सपेंसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 147 इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन पर कोई सवाल खड़ा करा जाता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है पार्लियामेंट को या देश को समझ में नहीं आ रही है, तो भैया जाके एक आप सीधा सुप्रीम कोर्ट से उसका एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं कि ये ऐसे ऐसे मुद्दा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये बहुत ही अच्छा लगा था मुझे सुप्रीम कोर्ट पढ़ के, क्योंकि मैं सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा हूँ और आदमी की महत्वाकांक्षाओं ने पूरा बर्बाद करके रखा हुआ है। तो ये एज ए कंट्रोल बॉडी, एक इंडिपेंडेंटली और बिना फेवर के, क्योंकि हर जगह रिश्ते निभाए जा रहे हैं, यारी निभाई जा रही है, और पूरा आम आदमी को पूरा मतलब एक फेयर निर्णय नहीं मिल पाता है इसके चलते, कि कोई कहीं से कनेक्शन निकाल रहा है, कोई कहीं कहीं से कनेक्शन निकाल रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज ऐसी बॉडी है कि कोई कनेक्शन की बात नहीं है भैया, जो भी सामने एविडेंस तथ्य हैं उसी बेस पे चलेगा। ऐसा नहीं है कि नेताजी से फ़ोन करवा दिया, या हमारे जानते हैं एसडीएम साहब, हमारे जानते हैं दरोगा जी। तो ये बहुत अच्छा लगा था मेरे को, इन्होंने संभाल रखा है भैया, वरना पूरा सिस्टम में हाहाकार है। तो आई होप कि आपको इसमें कुछ पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट अपडेट नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।